आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको दोस्तों बताने वाला हूँ दोस्तों टॉप 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन और दोस्तों आंसर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए 100 जीके क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा साइंस विज्ञान से रिलेटेड अब उसको बना देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव एक सारे क्वेश्चन लिए गए जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझना है, दोस्तों क्लियर करना, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से नए क्लास को। तो जैसे कि देखे दोस्तों, यहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मैं दोस्तों लगभग यहाँ प्रश्न लिया हूँ 100 महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको देखना आराम से देखते चलिए, कोई भी देख आराम से समझते चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा तो इस प्रकार का क्या कर रहा है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं। आपको बहुत बार एग्जाम में ऐसा सवाल आया है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। याद रखिएगा अरस्तु तो क्या है, तो बायोलॉजी पूछा जाए, जीव विज्ञान दोस्तों पूछा जाए, जूलॉजी पूछा जाए दोस्तों, जूलॉजी समझते ही होंगे, बायोलॉजी समझते नहीं हो, तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक या फादर आपसे कोई पूछे तो क्या बताना है, अरस्तु को बताना है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस। क्या है, थोड़ा सा नाम तो है याद है, बायोलॉजी को चुकी है ना, दिमाग रखिएगा, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। ठीक है, ट्रेवीरेनस ये क्या कहते हैं, बायोलॉजी शब्द जो है उसका सबसे पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था, लैमार्क और ट्रेवीरेनस। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग क्या करा, ये क्या करा दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। आपसे कोई एग्जाम में सवाल आ जाए दोस्तों, ऑप्शन तो आपको कोई भी रहेगा, ऑप्शन आपको ध्यान नहीं देना, आप बस इसका देखिए, चूंकि वन लाइन क्वेश्चन लेकर वन लाइन से ज़्यादा याद होता है बच्चों को। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने, इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। अब आपको भले ही ऑप्शन में दूसरा दे, लैमार्क दे, अरस्तु दे, न्यूटन दे, कुछ भी दे, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको बस आंसर से लेना देना है। ठीक है, तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पढ़ते हैं क्या कर, देखिए हमारा क्या कर रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है, तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस क्या है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक है। आपसे कोई पूछे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो कौन से है, हिप्पोक्रेटस। क्या है, चिकित्सा शास्त्र के जनक, मेडिसिन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान का जनक है बोटनी, बोटनी फादर ऑफ बोटनी साइंस। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थियो क्या होता है, थियोफ्रेस्टस। क्या जाएगा, थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, और आपका बोटनी का पूछा जाएगा तो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं क्या कर रहा है हमारा। तो क्वेश्चन 6 हमारा क्या बोला दोस्तों, गैसों का विसरण नियम के प्रतिपादक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बहुत बार में आया है, गैसों के विसरण नियम के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ग्राहम ने। तो ये क्या, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। जो ऐसा भी कहा जाता था तो गैसों के विसरण का जो नियम दिए थे वो ग्राहम नियम दिए थे, इसलिए फ्रेंड ग्राहम के विसरण नियम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ग्राहम साहब थे तो गैसों के विसरण नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा जाए, क्या बोला, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां नंबर याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तंत्रिका कोशिका। दोस्तों जो हमारा शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है, जो आपका क्या हो सकता है, जो नर्वस सेल होता है, ठीक है, जो वो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, सबसे लंबा कोशिका से पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका, तो जो हमारा शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है। यार कोई दिक्कत। 8वां नंबर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या करा, ये फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, यानी कि उस क्लोरोफिल का नाम बताइए जो हम लोग को पेड़ पौधों को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, जानते होंगे। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होता है, एक तरह से क्लोरोफिल होता है, वर्णक होता है, जो क्या करता है ना, जो पेड़ पौधों में क्या होता है, पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, साइड इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों सवाल इसमें डायरेक्टली आएगा। और दोस्तों पहला जो बताता हूँ दोस्तों, मैं पहले बायोलॉजी से प्रश्न शुरुआत किया हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री बताऊंगा और फिर मैं फिजिक्स बताऊंगा, तीनों दोस्तों फिर सर लिया गया क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं अपने तरफ से आशा साथ कर सकता हूँ कि आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से सारे प्रश्न लिया गया है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या करा, 9वां नंबर प्रश्न क्या करा, रक्त शराब को रोकने के लिए किस लवण का
प्रयोग होता है। रक्त स्राव जो मतलब तो शरीर में क्या होता है ना, जो क्योंकि रक्त स्राव जब ज़्यादा होने लगता है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है ना, एक लवण का प्रयोग करते हैं। लवण का दोस्तों नाम है पोटास एलम, याद रखिएगा, पोटास एलम। पोटास एलम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं रक्त स्राव को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 10वां नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या कर देखिए, बोला क्या पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है। आपको वो चीज़ बताना है जो पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, ठीक है। उसका तो सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। जितना जो तो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन सारे वर्ड्स में अंडाशय एक ही होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है अंडाशय की संख्या कितना होता है, एक होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो बताना, ठीक है। चलिए 10वां नंबर दोस्तों प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है। आपको बताना है जो निंद्रा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ट्राइवेनोसोमा। क्या होता है, ट्राइवेनोसोमा। ट्राइवेनोसोमा के कारण दोस्तों व्यक्तियों में निंद्रा रोग आ जाता है, ठीक है। निंद्रा रोग समझ लें, ज़्यादा नींद आना। चलिए 12 नंबर प्रश्न को पढ़ा था, क्या करा, बोला क्या मलेरिया कौन पैदा करता है। आपको बताना है कि मलेरिया पैदा करने वाले कारक का नाम क्या है। मलेरिया कौन पैदा करता है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ दोस्तों क्या होता है ना, मलेरिया को पैदा करने का एक कारक बनता है। मलेरिया पैदा होता है किसी भी तो डिजीज है, हम लोग वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या करा, बोला क्या अमीबिया पेचिस रोग किसके द्वारा होता है। सॉरी, हम लोगों में अमीबिया जो पेचिस एक डिजीज है वो किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों क्या है, एक तरह से जो अमीबिया पेचिस रोग को पैदा करने का कारण है, कारक है, ठीक है, फैक्टर है। इसी कारण क्या होता है, अमीबिया पेचिस डिजीज होता है। 14 प्रश्न को पढ़ा जाए फ्रेंड्स, क्या करा, बोला क्या पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। अक्सर तो पौधा का जो पत्ती में क्या होता है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको पूछा है क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अस्टोमेटा या रंध्र, याद रखिएगा। ये बहुत एग्जाम में आया भी इसके प्रीवियस SSC वगैरह एग्जाम में, ठीक है, सब याद रखिएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम में आ गया दोस्तों, ये आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम आ जाए। पौधों के पत्ते में पाए जाने छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, रंध्र या अस्टोमेटा। क्वेश्चन 15 पढ़ा जाए दोस्तों, क्या करा, भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। क्योंकि तो पेड़ पौधा में क्या होता है ना, भूमि का जो जल होता है ना उस सब जगह पहुंचाना रहता है, तो किस प्रेशर के कारण पहुंचा, ये पूछ रहा है आपसे। इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परासरण दाब के कारण, परासरण प्रेशर के कारण, ठीक है। भूमि का जल मूलरोमों तक परासरण दाब के कारण पहुंचता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं, क्या करा, क्वेश्चन 16 दोस्तों हमारा क्या करा, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। अरक्तता दोस्तों क्या होता है, शरीर में जब रक्त की ब्लड की कमी होती है उसको दोस्तों कहते हैं अरक्तता। तो ये पूछ रहा है किसके कमी के कारण होता है, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स फैलिक एसिड के कारण, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी एग्जाम में आया भी है, ठीक है। हम लोग के शरीर में जो अरक्तता होता है, एनीमिया जो रोग होता है, वो फैलिक एसिड के कारण होता है। फैलिक एसिड कम होने के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एनीमिया डिजीज। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा जाए, क्या करा, क्या बोल रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। हम लोग के शरीर के सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना, सेल का नाम बताना। तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन इसको बोला जाता है, न्यूरॉन भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। 18 में दोस्तों हमारा प्रश्न वो पूछ, क्या बोल रहा, शार्क में किस प्रकार की पूंछें पाई जाती है। आपको बताना दोस्तों कि शार्क में किस प्रकार की पूंछें पाई जाती है। शार्क देखे होंगे, किस प्रकार पूछे थे, तो इसका सही आंसर विषम पाती हो जाएगा, याद रखिएगा। पूछ बहुत टाइप का होता है दोस्तों, हम लोग जितने भी सजीव होते हैं, स्पेसीज होते हैं, उस सबके अंदर जो पूछ होता है सबका अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो शार्क होता है ना उसका जो पूछ होता है वो विषम पाती टाइप का होता है, याद रखिए। एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19 को, क्या बोल रहा है, शिशु लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों किसी भी शिशु होता है, बेबी होता है, उसका जो लिंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, उसका गुणसूत्र क्रोमोसोम किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर जगह पिता, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। पिता के गुणसूत्र का योगदान पर ही निर्भर करता है शिशु का लिंग, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। सारा दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, एक बात याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इसको देख के एग्जाम में कोई भी देने जा रहा है, इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। और वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझते चले वीडियो को, प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलेगा, और चैनल बस पहली बार होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न है। देखिए क्या करा, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है।
तो सबसे छोटा देखिए एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा क्या होता है माइकोप्लाज्मा, समझ आ रहा। माइकोप्लाज्मा क्या सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्या करा, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उस जंतु का नाम बताना है, एनिमल का नाम बताना है या लिविंग थिंग्स का नाम बताना है जिसमें क्या होता है तंत्रिका तंत्र ही नहीं होता, नर्वस सिस्टम ही नहीं होता है। उसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अमीबा। याद रखिएगा अमीबा में क्या होता है तंत्रिका तंत्र नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, याद रखिएगा, एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ा जाए। क्या करा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, आपको बताना है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, उस जगह का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा डीएनए दोस्तों होता है ना, डीएनए का फुल में क्या होता है डाइऑक्सी राइबो क्या होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका मतलब डीएनए जो होता है दोस्तों न्यूक्लियस में मिलता है, कोशिका के न्यूक्लियस में। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना न्यूक्लियस के भी बाद कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डीएनए, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, बोल रहा क्या ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ईस्ट किस चीज का सोर्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा इन्वर्टेस। याद रखिएगा इन्वर्टेस का हो जाएगा, इन्वर्टेस का तो बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। ईस्ट तो क्या है इन्वर्टेस का अच्छा स्रोत है। फ्रेंड्स पढ़ा जाता है तो 24 नंबर प्रश्न को क्या करा, 24 नंबर प्रश्न क्या बोला दोस्तों, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जितने भी स्तनपायी होते हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताना है क्या होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत, लीवर। याद रखिएगा जितना भी दोस्तों जितने भी स्तनपायी होते हैं दोस्तों, स्तनपायी का मतलब समझ रहे क्या होता है एनीमिया, जो एनीमिलिया जितने जीव होता है दोस्तों, उस समय सबसे जो बड़ा ग्रंथि पूछा जाए ना तो लीवर होता है, यकृत होता है। याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंड्स 25 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, क्या बोला दोस्तों, इलीसा परीक्षण किस निदान के लिए किया जाता है। इलीजा जो दोस्तों टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एड्स प्रतिरक्षी। याद रखिएगा तो एड्स जो रोग होता है दोस्तों उसके जांच के लिए ना एलिसा एक टेस्ट होता है, उसको दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उससे पता लग जाता है एड्स है या नहीं। याद रखिएगा 25 नंबर प्रश्न का ये आंसर हुआ, बहुत एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोला, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है। सीमेंट फैक्ट्री के जो मजदूर काम करते हैं उनमें क्या होने की संभावना होती है, उस डिजीज का नाम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रेंड्स एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस ये एक दोस्तों डिजीज होता है जो जितने फैक्ट्री में जो सीमेंट फैक्ट्री मजदूर जो काम करते हैं ना उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहता है। कुछ से मतलब ऐसा है दोस्तों माना जाता है, वो ऐसा लगता है कि फेफड़ा संबंधी कोई रोग होगा, ठीक है, क्योंकि धूल वगैरह होता है तो उनसे कुछ डिजीज हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में क्या होने की संभावना होती है एस्बेस्टोसिस। 27वां प्रश्न को पढ़ा जाए फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स जल, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा जल, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। जब तो पौधों में क्या होता है ना फोटोसिंथेसिस होता है जिससे पौधा में भोजन बनता है, भोजन के दौरान क्या होता है ना जल बनता है, ऑक्सीजन निकलता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। याद रखिएगा सब सवाल एग्जाम में आया है, आएगा ही आएगा। चलिए 28 प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि एरेनियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स मकड़ों का अध्ययन। याद रखिएगा मकड़ों, जो मकड़ा जानते हैं ना, मकड़ों का जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी का जो शास्त्र होता है बुक, उसको पूरा उसको क्या बोलते हैं एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर प्रश्न को बजाय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है। तो गेहूं में कभी कभी क्या होता है तो कुछ डिजीज के कारण, कुछ कीड़े मकोड़े के कारण धब्बा हो जाता है, वो एक किसके कारण होता है वो आपको बताना है। उसका सही आंसर हो जाएगा तो तुम्हारा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेगोलागोट्रिटिसी। क्या होता है ऑस्ट्रेगोट्रिटिसी। ऑस्ट्रेगोट्रिटिसी क्या होता है ना, एक तरह से कुछ कारक होगा, फैक्टर होगा, कुछ जीवाणु विषाणु कारण होता होगा जो गेहूं में क्या होता है धब्बा लग जाता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसमें एग्जाम में सब आया हुआ प्रश्न सब आएगा यहाँ के रखिएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं जो हमारा प्रश्न क्या है 30 नंबर। क्या बोल रहा है, एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स
लिंग गुणसूत्र। एलोसोम दोस्तों क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। एक एलोसोम होता है दोस्तों, एक एक्रोसोम होता है, याद रखिएगा। तो एलोसोम क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं 31वें प्रश्न को क्या कर रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। जो दोस्तों जितने प्लांट होता है, तो प्लांट दोस्तों सबसे ज्यादा जो तत्व जो होता है अपेक्षित होता है, निकलता है, वो दोस्तों नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन तत्व सबसे ज्यादा अपेक्षित होते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स 32 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कर रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तावित किया था। द्विपद तो मैंने, द्विपद का क्या मतलब होता है, तो किसी भी जीव को तो दो नाम दिया गया था, ठीक है, दो नाम दिया गया था, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम। तो इसका दोस्तों क्या दिए थे, लीनियस दिए थे, याद रखिएगा, लीनियस। इनका दोस्तों पूरा नाम कैरोलस लीनियस था, ठीक है, जो द्विनाम पद्धति को दिए थे, याद रखिएगा। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 32वां नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। लीनियस साहब जो थे दिए थे द्विनाम पद्धति को। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ा जाए प्रश्न को 33 नंबर को। क्या बोल रहा है, निम्न में किसका जीवन काल सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा, आपको ऑप्शन दे देगा, कोई जीव दे देगा, उस ऑप्शन के हिसाब से बताना होगा कि किसका जीवन काल लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कौन सा जीव सबसे ज़्यादा दिन जीता है। इसका सही आंसर हमारा होता है तो कछुआ, याद रखिएगा, कछुआ सबसे ज़्यादा दिन जिएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, पेड़ पौधा रहेगा तो बरगद वगैरह मारिएगा। चलिए फ्रेंड्स आवा तो हमारा प्रश्न तो शुरुआत होता है केमिस्ट्री का, याद रखिएगा, केमिस्ट्री का दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 34 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, देखिए क्या बोला, कार्बन का कौन अप्रूफ है। आपको तो कार्बन का अप्रूफ बताना है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रेफाइट, हीरा, बकमिस्टर, फ्लोरीन। इसको C60 सिंबल में सूचित करते हैं, ठीक है। ये कार्बन का क्या अप्रूफ है, कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर, फ्लोरीन, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या करा, क्या बोला, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा फ्रेंड्स CHCl3, याद रखिएगा, क्या होता है CHCl3 होता है, याद रखिए, क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, नहीं तो कार्बन ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए फ्रेंड्स 36 में प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स किण्वन विधि द्वारा, याद रखिएगा। तो इथेनॉल तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में दारू, इधर सामान्य भाषा में दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, इथेनॉल C2H5 बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो जो होता है किण्वन प्रोसेस द्वारा होता है। किण्वन जो प्रोसेस है, विधि है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 37 में प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको बताना दोस्तों कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स मैलिक अम्ल, याद रखिएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या पाया जाता है सेब में, याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स पढ़ा जाए क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर प्रश्न को, क्या बोला, गोबर गैस का प्रमुख घटक है। आपको तो बताना है कि गोबर गैस का कौन प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका मीथेन और ब्यूटेन, याद रखिएगा, मीथेन और ब्यूटेन। मीथेन और ब्यूटेन क्या दोस्तों, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, समझ रहे बात को, कंपोनेंट्स है, यानी कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन आता है, मीथेन रहेगा और ब्यूटेन रहेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 39 प्रश्न को पढ़ते क्या करा, प्रश्न क्या बोल रहा है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका दोस्तों इसको विनेगर कहते हैं, उसका आपको केमिकल नेम बताना है। तो उसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं, सिरका को ही कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों सारा जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ ना प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं दोस्तों प्रश्न बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज यार कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए फ्रेंड्स पढ़ा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, बोला क्या, स्टार्च किस प्रकार के बहुलक का उदाहरण है। स्टार्च किस प्रकार का बहुलक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्राकृतिक बहुलक, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ा जाए, क्या कर रहा है, क्या बोला दोस्तों, ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है। ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स CFC, इसको कहते हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है ना, जब ज्यादा हो जाता है दोस्तों तो ओजोन परत क्षय होने लगता है, ओजोन परत की मोटाई कम होने लगती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 42 को पढ़ा जाए, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स फिनॉल, याद रखिएगा। फिनॉल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ा जाए, क्या कर रहा है,
क्या बोला फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस थी, जो भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था, जो कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, कौन सा गैस निकला था, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC कहते हैं या मिक कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 44 को। क्या कह रहा है, KMnO4 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स विसंक्रामक के रूप में, याद रखिएगा विसंक्रामक रूप में किसका उपयोग करते हैं, KMnO4 को। क्वेश्चन 45 को पढ़ा था, क्या कह रहा है, बोरा सिरके का pH मान लगभग होता है, सिरके का pH मान लगभग होता है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 3। याद रखिएगा सिरका का जो pH मान होता है ना वो 3 होता है, याद रखिएगा। याद तो ट्रिक क्या है, सरक 3, इसमें 3 वर्ण आए हैं तो 3 हो जाएगा इसका pH मान। चलिए क्वेश्चन में 46 को पढ़ा था, क्या कर रहा है, क्या बोला, प्रयोगशाला में संशोधित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, लैब में प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा यौगिक बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स यूरिया। याद रखिएगा यूरिया सबसे पहले बनाया गया था। इसका सूत्र होता है क्या, NH2CONH2, याद रखिएगा, ठीक है, NH2CONH2। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ा था, क्या कर रहा, बोला रबड़ के बलकणीकरण में क्या मिलाया जाता है। दोस्तों जब रबड़ को बलकणीकरण करते हैं, रबड़ को जब वेल्कनाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL में 2019 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सल्फर। याद रखिएगा सल्फर क्या करते हैं, मिलाते हैं, जब रबड़ का बलकणीकरण करते हैं, वेल्कनाइजेशन करते हैं, उसमें सल्फर को मिलाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ा था, क्या करा, बोला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ट्रिटियम। याद रखिएगा ट्रिटियम एक ऐसा एलिमेंट्स है ना जो सबसे क्या हो सकता है, लाइटली रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है। याद रखिएगा सबसे लाइटली रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है, सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व, याद रखिएगा ट्रिटियम। याद रखिएगा जो दोस्तों आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक का आइसोटॉप्स है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में दोस्तों पढ़िएगा 49 में क्या करा, देखिए क्या बोल रहा, नाभिकीय विखंडन में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, जब दोस्तों नाभिकीय फ्यूजन होता है उसमें क्या हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में करते हैं, पूछा जा रहा है। तो उसको याद रखें दोस्तों हमारा क्या, विमंदक के रूप में। विमंदक का मतलब क्या होता है, मंदक के रूप में। ग्रेफाइट क्या करता है दोस्तों, कुछ मंद कर देता है, जो रिएक्शन होता है ना उसको थोड़ा धीमा कर देता है, तो ये मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट को। ये दोस्तों एग्जाम ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं नाभिकीय विखंडन में। याद रखिएगा किस रूप में, विमंदक के रूप में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में पढ़ा था हमारा 49 नंबर, क्या कर 50 नंबर, सॉरी 50 नंबर, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यूरेनियम 92-238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। यूरेनियम 92-238 में परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 146। अब कैसे निकला, देखिए फ्रेंड्स जो न्यूट्रॉन की जो संख्या निकलता है दोस्तों वो क्या होता है ना, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या निकलता है, तो परमाणु तो 238 है और ये आपका 92 है, घटाएगा तो 146 आ जाएगा, तो ये निकल गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में 51 को पढ़ जाए, क्या करा, क्या बोला, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 6.022 10⁻23, 6.022 10⁻23 होता है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, याद रखिएगा, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ना 52 को पढ़ जाए, क्या करा, क्या बोला, एथेनॉल की प्रकृति कैसी होती है, एथेनॉल की प्रकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्षारीय। जो एथेनॉल होता है, जो इथाइल अल्कोहल होता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अल्कोहल का जो ना शराब का पीच में ना 7 से ज्यादा होता है, इसलिए क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ा था, क्या आप करा फ्रेंड्स, रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो गैस है फ्रेंड्स, इसका हम लोग रॉकेट ईंधन में, रॉकेट फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 54 को, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, VBI है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है,
पीएच परिसर का मान होता है, पीएच परिसर का मान होता है, यानी कि पीएच का मान कितना से कितना के बीच होता है। इसका सही आंसर मान हो जाएगा 0 से लेकर 14 के बीच। याद रखिए दोस्तों, जितना भी दोस्तों यौगिक होगा ना उस सबका पीएच मान 0 से 14 के बीच ही में होता है, जो पीएच परिसर कहलाता है। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए 56 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, CaOCl2 का नाम क्या है। CaOCl2 का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं वो बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2 को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 57 को पढ़ा क्या कर रहा है। बोल रहा है फ्रेंड्स क्या, पुरानी किताबों का कागज भूरा रंग किसके कारण हो जाता है। ये दोस्तों किताब देखोगे बहुत बहुत पुराना किताब क्या होता है ना, उसमें क्या पीला पेज पीला हो जाएगा या भूरा हो जाएगा। तो एक खास प्रोसेस के कारण हो जाता है, रिएक्शन के कारण हो जाता है। उस तो रिएक्शन का नाम है दोस्तों, ये देखिएगा, सेलुलोज का ऑक्सीडेशन। सेलुलोज का दोस्तों ऑक्सीकरण होता है ना, उसके कारण क्या होता है ना, पुराने किताबों का रंग हल्का भूरा हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, जो बहुत एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। 58 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है, बोला क्या, किस धातु में अधिकतम चालकता होती है। किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स चांदी में। याद रखिएगा, चांदी जो सिल्वर है दोस्तों फ्रेंड्स, सिल्वर का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। याद रखिएगा, को आपसे पूछे कि किसका सबसे ज़्यादा चालकता होता है, तो सिल्वर का। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ा जाए। क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यह बोल रहा, आवर्त सारणी में 36 कतार कितने होते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 36 कतार कितने होते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 7। याद रखिएगा, 7 होता है। याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा। देखिए चलिए फ्रेंड्स, 60वां प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, क्या बोला, कौन सा धातु सर्वाधिक भारी है। कौन सा धातु सर्वाधिक भारी है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्मियम। सबसे जो हेवी मेटल होता है फ्रेंड्स, उसका ऑस्मियम नाम है। इसका संकेत OS होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 61वां प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, बोला क्या, ऋणायन कैसे बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जब कोई भी जो कंपाउंड या एलिमेंट्स ऋणायन कब बनते हैं, जब उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब दोस्तों ग्रहण करते हैं ना, तब क्या होता है, वो जो आयन होता है, वो तत्व होता है, वो ऋणायन बनता है। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ग्रहण होता है। और धनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए प्रश्न 62वें प्रश्न को। क्या कर रहा है, बोल रहा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 98 ग्राम, क्योंकि H2 से 4 में जब जोड़िएगा दोस्तों ना, H2 का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 होना तो 16 का 64 हो जाएगा, जोड़िएगा तो आपको 98 ग्राम आ जाएगा। याद रखिएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2 से 4 का आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या करा, 63 नंबर, सौर ऊर्जा रूपांतरण में कौन सा तत्व का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा रूपांतरण में किस तत्व का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकन। सिलिकन जो तत्व दोस्तों, जो एलिमेंट्स है, इसका उपयोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ा जाए। क्या करा, तो 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा मिश्र धातु एलोय कॉपर तथा टीन से बनता है। उस आपका एलोय का नाम बताना, उस मिश्र धातु का नाम बताना जो कॉपर तथा टीन से बनता है। उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कांसा। याद रखिएगा, कांसा क्या होता है दोस्तों, सीव कॉपर टीन एसन से मिलकर बनता है कांसा। याद रखिएगा, कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टीना के मिलने से बनता है। याद रखिएगा, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया था, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 65 को। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कार्ल सीले ने। कार्ल जो सीले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑक्सीजन एलिमेंट्स का इन्वेंशन किया था। ठीक है, उन्होंने इसका खोज किया था। तो सब सवाल एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही अक्सर देखने को आपको मिलेगा। सीरीज वगैरह मारिएगा, टेस्ट उसमें आएगा, और प्रीवियस ईयर के सवाल में मिला था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 66 नंबर प्रश्न को पढ़ा था। क्या बोला, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया जो सोडा होता है, जिसे हम लोग कपड़ों को साफ करते हैं सोडा से, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है पूछ रहा है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, VVI मार देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर पढ़ा जाए। क्या करा, क्या बोल रहा है,
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, याद रखिएगा। दोस्तों साउंड के जो क्या होता है ना, तीव्रता को मापने के लिए ना एक हम लोग डेसिबल यूनिट होता है उसको मापते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। डेसिबल का यूनिट का उपयोग कहाँ करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ा जाए 68 नंबर। अब दोस्तों आप जो प्रश्न तो स्टार्ट हुआ ना वो दोस्तों फिजिक्स से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे दिया था, आपको बता दिया था कि मैं इस वीडियो में लगभग मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से सवाल लिया हूँ, जो तीनों धाकड़ सवाल हैं, तीनों एग्जाम में आएंगे, पक्का पूछेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आएगा। तो वायु में ध्वनि का वेग किससे अप्रभावित रहता है, यानी कि उस चीज का नाम बताना है, फैक्टर का नाम बताना है जिससे ध्वनि का वेग कोई डिपेंड ही नहीं करता, वो बढ़े घटे कोई चीज नहीं, उससे मतलब लेना देना ही नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा दाब, याद रखिएगा दाब। प्रेशर तो क्या होता है ना, प्रेशर से ध्वनि निर्भर नहीं करता, प्रेशर बढ़ जाए घट जाए ध्वनि का कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो दाब हो जाएगा, वीवीए क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक इंडेक्स जब होता है उसमें सवाल ये आया था, ठीक है, 2019 में आया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ा था 69 नंबर प्रश्न को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ में आएगा। क्या बोल रहा, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। जो दूरी समय का जो ग्राफ होता है उसका जो ढाल होता है उसका स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या प्रदर्शित करता है, पूछ रहा है आपका सवाल एग्जाम में। इसका सही समाधान होता है चाल, याद रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स चाल जो होता है ना दूरी बटा समय होता है, याद रखिएगा। अब दूरी बटा समय को ही कहते हैं ढाल कहते हैं, एग्जाम में सवाल आया है, ठीक है। तो दूरी समय जो ग्राफ का ढाल होता है वो क्या करता है, चाल को प्रदर्शित करता है। चलिए फ्रेंड्स 70 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या कह रहा है, बोल रहा क्या, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। जो जी होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसका ऐसा मात्रक आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ऐसा बात जानते ही होंगे फिजिक्स का मोस्ट वांटेड सवाल है। तो मैं ऐसा मात्रक दोस्तों वीडियो डाल दिया हूँ हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा मात्रक में 200 ऐसा मात्रक बताया हूँ जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताया, उसे देख सकते हैं। आपको यदि नहीं समझ में आता है ऐसा मात्रक तो देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक ऐसा मात्रक पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या है दोस्तों, ये जी का ऐसा मात्रक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है 6.67 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स 71 प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या करा, बोला क्या एक बार किसके बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 10⁻5 पास्कल, क्या हो जाएगा 10�5 पास्कल, याद रखिए एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़ा जाए, क्या करा, बोल रहा क्या, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है। जो एनर्जी होता है वो सन से हमारे अर्थ तक किस प्रोसेस के द्वारा आता है उसका नाम बताना है। तो उसका दोस्तों नाम दोस्तों हमारा क्या है, चालन विधि, सॉरी विकिरण विधि, याद रखिएगा दोस्तों। विकिरण विधि के द्वारा ही दोस्तों सूर्य से जो एनर्जी होता है ना, लाइट होता है ना, हमारे पृथ्वी तक आता है, याद रखिएगा। कौन सा विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, रेडिएशन मैथड द्वारा, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा, पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। इसका मतलब पानी जो उबलता है ना वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब पर, याद रखिएगा दोस्तों। वायुमंडलीय दाब पर ही निर्भर करता है कि पानी जल्दी उबलेगा, जल्दी खोलेगा कि देर से खोलेगा, इस सारा का सारा एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, याद रखिएगा। और एग्जाम में नहीं सवाल आता है, अब बहुत बार आया है, इसको मैं वीवीए लगा दे ही देता हूँ। जो बच्चे देख रहे होंगे टेक क्या बोल सकते केयरफुली देखिएगा, ठीक है, जो मैं वीवीए लगा रहा हूँ उसको। चलिए पढ़ा जाए 74 प्रश्न हमारा, क्या बोल रहा, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक दोस्तों ध्वनि क्या होता है, चमगादड़ जो ध्वनि उत्पन्न करता है उससे हम नहीं हम लोग सुन सकते, ठीक है। अल्ट्रासोनिक होता है जो ध्वनि उसको हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। हम लोग कौन सा ध्वनि सुनते हैं, पराश्रव ध्वनि सुनते हैं हम लोग, ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, हम लोग वही ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है, इसको नहीं सुन सकते हैं। चलिए पढ़ा जाए प्रश्न 75 नंबर प्रश्न को, क्या बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का उनके अवयवी रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। जैसे तो जो श्वेत प्रकाश होता है, जो व्हाइट जो लाइट होता है वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स विक्षेपण, याद रखिएगा विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। वीवीए ये भी लगाता हूँ। विक्षेपण में तो क्या होता है ना, जब भी प्रिज्म से प्रकाश जाता है श्वेत प्रकाश वो अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, बैजा नहीं पिनाला में,
उसी को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, सिर्फ सवाल एग्जाम में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 76 को। क्या करा, कौन मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी सबके लिए, रेलवे के लिए भी। कौन मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? हमारा जो आई होता है ना, आई में जो हमारा जो पुतली होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स परिताड़िका। इसको अंग्रेजी में हम लोग तो आइरिस बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस नियंत्रित करता है पुतली को। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा सवाल ये। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ा जाए 77 नंबर प्रश्न को। क्या करा, तो 77 नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का बोल रहा क्या, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है? यानी कि कौन सा मिरर है जिसमें वस्तु जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और एक सीधा बनता है और एक बिंदु के साइज का बनता है? उस दर्पण का नाम था, तो दर्पण का नाम दोस्तों क्या होगा? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण। VVI मार देता हूँ। हमारे पढ़ते तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। क्या करा, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिका किस कारण छा जाती है? जब शाम को उसमें देखते होंगे कि जो सूर्य होता है लाल दिखाई दे रहा है, तो उसका आसपास का जो आसमान होता है वो भी ललिका जैसा दिखाई दे रहा है। वो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है ना, ऐसा सिचुएशन देखने को हम लोग मिलता है। ठीक है, यही एग्जाम में आएगा सवाल, आया भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 79 को। क्या करा, प्रश्न क्या बोला, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, यानी कि लाइट कैसा वेव है, टर्म्स बताना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तरंग। याद रखिएगा, क्या जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। हमारा जो लाइट होता है दोस्तों वो एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया है, 20 वाला आया है। चलिए फ्रेंड्स, 80 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है जो सब जगह यूज होता है पूरा मॉडर्न एज में, वो किस प्रिंसिपल पर, उसका बर्ड प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। याद रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण, या इसी का एक और नाम है पारस्परिक प्रेरण। इसका अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा, ठीक है, ये सब सवाल एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ा जाए 81 को। क्या कहा हमारा प्रश्न, क्या बोला, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, बैटरी होता है, वो क्या बदलता है? किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या बनाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये सब सवाल एग्जाम में आपको देखने को हमेशा मिलेगा और आता भी याद, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अब पढ़ा था 82 नंबर को। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जो हमारा डीसी करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी बताना कितना होता है? तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हर्ट्ज। याद रखिएगा, क्या होता है? 0 हर्ट्ज। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दिष्ट धारा क्या होता है ना, समय के साथ इसका नहीं बदलता डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं बदलता है ना, तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता। तो जब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है। लेकिन वही एसी करंट को देखा जाए ना, तो उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। फॉर इंडिया में, सिर्फ इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन डीसी का 0 हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, ठीक है, मैं अपने से सारा बता दूँ दोस्तों, मैं अपने तरफ से जितना बन रहा हूँ आपको बता दें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 83 को पढ़ जाए। क्या कर रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है, क्यूरी किसका यूनिट है? क्यूरी किसका मात्रक है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स रेडियो सक्रियता का, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का दोस्तों ऐसा मात्रक है क्यूरी, ठीक है, सब याद रखिएगा। ऐसा मात्रक सवाल आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, 84 प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है कि आदर्श आम मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? जो आइडियल जो आम मीटर होता है, आदर्श आम मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 0। याद रखिए दोस्तों, जो आम मीटर, दोस्तों आम मीटर 2 तरह का होता है, एक सामान्य आम मीटर, एक आदर्श होता है। आदर्श का मतलब बहुत अच्छा से काम करे, ज़्यादा एनर्जी लॉस ना करे, वो आदर्श होता है। तो आदर्श आम मीटर का जो प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वो आपका क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए 85 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, बोला क्या, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। आप लोग मैग्नेट देखोगे तो जो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं, उनका डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर।
आप जब मैग्नेट देखिएगा ना, ऐसे मैग्नेट रहता है ना, नॉर्थ साउथ, इसमें ऐसे 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 और ऐसे 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 निकल रहा होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। तो ये जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या हमारा करा। तो 86 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक कैसे बनता है। विद्युत चुंबक जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो कैसे बनता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, नरम लोहा से, याद रखिएगा दोस्तों। जो विद्युत चुंबक जो होता है ना, वो नरम लोहा से बनता है। पता है नरम लोहा कैसे बनता है, जो तो नरम लोहा पर क्या करते हैं हम लोग, उसमें कॉइल लगा देते हैं ना, और कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो जो जो विद्युत चुंबक जो होता है बन जाता है, ठीक है, नरम लोहा से बनता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में सवाल मुझसे मिलेगा देखने को, कुछ फिजिक्स का सवाल है ना, तो साइंस वाला आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप का नहीं आएगा, बस मीडियम सवाल आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर को, क्या बोल रहा है, सूर्य में ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है। सूर्य में ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नाभिकीय संलयन। याद रखिए फ्रेंड्स, सन में क्या होता है ना, एक खास प्रकार का प्रोसेस होता है, उसका नाम है नाभिकीय संलयन, नए न्यूक्लियस फ्यूजन। उसके कारण क्या होता है ना, सूर्य में लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है, लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है, इसी कारण के कारण सूर्य में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, प्रोसेस का नाम नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, नील्स बोर। क्या, नील्स बोर। तो नील्स जो बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किए थे, ठीक है। याद है ना, ये सब बना दीजिएगा सवाल को, एग्जाम में आएगा तो कुछ बस थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिएगा, तब बना ही दीजिएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं सवाल इसमें आ रहा है। चलिए 89 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा हमारा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 4200 जूल पर केजी केल्विन, याद रखिएगा 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, 90 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि आवेग कौन सी राशि है। आवेग कौन सी राशि है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स सदिश राशि, याद रखिएगा। अब कैसे सदिश है भाई, देखिए फ्रेंड्स, आवेग जो होता है ना, वो संवेग ही एक तरह से, इम्पल्स मोमेंटम, आवेग संवेग एक ही तरह का राशि है, क्योंकि संवेग सदिश होता है तो आवेग भी सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो सब सवाल एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा ना, इसे भी है सवाल आपको। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 91 को, क्या करा, धारा घनत्व का विमेय सूत्र क्या होता है। धारा घनत्व का विमेय सूत्र क्या होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स AL के पावर -2। ये दोस्तों क्या है आपका, एम्पियर है, करेंट का बीमा है, और एल क्या है आपका दोस्तों, लंबाई यानी मीटर का बीमा है। तो ये क्या हो गया, धारा घनत्व का बीमा सूत्र AL के पावर -2 या IL के पावर -2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को, क्या करा, क्या बोल रहा है, टीवी रिमोट में किस तरंग का उपयोग होता है। टीवी रिमोट में किस वेव का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग के, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इन्फ्रारेड रे कहते हैं। तो टीवी जो आप रिमोट जो घर में कंट्रोल करते हैं, टीवी रिमोट से जो चेंज करते हैं सिंगल को या कभी आगे बढ़ाते हैं, उसमें एक रेडिएशन, उसमें एक किरण निकलता है, उस किरण का नाम क्या है, अवरक्त किरण। इसको बोलते हैं इन्फ्रारेड रे, जो एग्जाम में आएगा, आया भी इससे पहले, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लोग 93 को पढ़ते हैं, क्या करा, क्या बोल रहा, एक उड़ते हुए जेट विमान में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। एक उड़ते हुए जेट विमान में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। जब भी तो आप कोई देखोगे जेट विमान जो उड़ते रहता है ना, उसमें तो 2 तरह का एनर्जी कंजर्व होता है। उस एनर्जी का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों तरह का एनर्जी होता है। इसको याद एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़ते हैं, क्या करा, क्या बोल रहा, कूली द्वारा किया गया कार्य होता है। जो कूली होता है वो कार्य करते हैं, जब हम लोग किसी बड़े सामान या चीज बोझे को उठा के ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो जो वर्क करता है उस वर्क कैसा होता है, किस टाइप का वर्क होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऋणात्मक कार्य, सॉरी शून्य कार्य, क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो कार्य। तो जो कूली करता है तो कार्य ना वो जीरो होता है, 0 जूल होता है, याद रखिएगा। वर्क क्या होता है, 0 जूल होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा।
धनात्मक कार्य कि ऋणात्मक कार्य कि शून्य कार्य, तो आपको ऑप्शन क्या मानना है, शून्य कार्य, कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़ते हैं क्या करा, क्या बोला दोस्तों, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। जब जो भूकंप कभी कभी पता लगाया जाता है तो किसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लोग पता लगाते हैं कि भूकंप आया है कि नहीं, भूकंप कितना तीव्रता से आया है, तो ये भूकंप को पता लगाने उपकरण का नाम से पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी तो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, भूकंप का पता लगाते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, भूकंप का पता लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़ते हैं क्या करा। प्रश्न क्या बोला दोस्तों हमारा 96 नंबर प्रश्न बोला क्या, वर्षा के बूंद के गोलाकार होने का कारण है। जो वर्षा का दोस्तों बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है, वो किस कारण होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसके कारण दोस्तों क्या होता है, हमारा जो वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, ये सब सवाल दोस्तों फिजिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड सवाल समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स 97 में प्रश्न को पढ़ते हैं क्या करा, क्या बोला फ्रेंड्स, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम जो आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 6.25 10⁻18 क्या था, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, एक कूलम आवेश में। समझ आया, एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा, आप ऑप्शन में डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तो जब जानिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले कंप्लीट जिसमें सिलेबस है साइंस का, उसमें आएगा सवाल इसे। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ा जाए 98 नंबर को। प्रश्न क्या बोल रहा है, शेविंग दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उस दर्पण उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, उस दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 का पढ़ा जाए क्या कह रहा, क्या बोला फ्रेंड्स, टेस्ला किस राशि का मात्रक है। टेस्ला किस राशि का इससे मात्रक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र का। याद रखिएगा टेस्ला किसका ऐसा मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन घुमा भी देगा, बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। या टेस्ला किसका ऐसा मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो एग्जाम में घूमना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना बनाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ओवर द लास्ट क्वेश्चन जो इस हमारा वीडियो का है। ठीक है, 100वां नंबर प्रश्न 100 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है किस भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसको दोस्तों फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, पता है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थे उनको दोस्तों फिजिक्स में भी मिला है नोबेल पुरस्कार और केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों वीडियो का 100वां नंबर प्रश्न था जो दोस्तों आपको मैं बताया। दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दोस्तों से रिलेटिव इंपॉर्टेंट सवालों को बताया हूँ। और दोस्तों इसमें जो सवाल बताया गया ना फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायोलॉजी से सारे चैप्टर से लिया गया, क्योंकि एग्जाम में सारे चैप्टर से सवाल आते हैं। ठीक है, तो जो वीडियो को बच्चे अंत तक देखे होंगे समझते होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों बस आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा वीडियो को सीखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पहले पहुँचते रहेगा। और फ्रेंड्स जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आपके सामने पहले पहुँचते रहेगा। और फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वो भी जानेंगे कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बन रहेगा। टेक केयर, बाय।